अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा वालेकुम। फोर्थ लेक्चर है और ये लास्ट लेक्चर हमारा इरिकवरेबल डेट। ठीक है, बैड एंड डाउटफुल डेट भी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, इरिकवरेबल डेट भी कह सकते हैं। ऐसा डेट, डेट मतलब उधार को कहते हैं। ऐसा डेट जो इरिकवरेबल हो, तो बुक में आपका कोई भी नाम हो सकता है इसका चैप्टर का। तो हमने ये स्टार्ट किया था, इसकी आज हमारी लास्ट क्लास है और हम इसके ऊपर तकरीबन कोशिश करेंगे कम्प्रीहेंसिवली सारे क्वेश्चंस को कवर करने जो हमारे रह गए। तो अगर कोई क्वेश्चन है या मेरी आवाज़ क्लियर नहीं है तो आप मुझे बता दो। बहुत सारे कोई क्वेश्चन है यार। ठीक है, हमने 23 क्वेश्चन नंबर तक कर लिया था। उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है। वो कह रहा है हार्डली लिमिटेड मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 4% ऑफ इट्स डेटर। ईयर एंड डेटर्स के ऊपर 4% ये परसेंटेज लगाता है और प्रोविजन बना लेता है। अच्छा जी, हार्डली को मेक अ प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट एट 4% ऑफ डेटर एट द ईयर एंड 31 दिसंबर 2099 के ऊपर इसने जब 4% लगाई तो वो बनी 39,000। ठीक है, अच्छा उसके बाद 31 दिसंबर 2000 के ऊपर जब उसने लगाई तो वो बनी 4260 विच ऑफ वन नॉन टू बैड। इनमें से पता था कि ये बैड हो जाएंगे। अभी हमारे पास किस चीज की अमाउंट दी हुई है। सबसे पहले उसने कहा 31 दिसंबर 2000 के एंड के ऊपर हमारे जो डेटर्स है ना, डेटर्स एट 31 दिसंबर 2000 के एंड पे आपके दिए गए हैं 42620। ठीक है, और इनमें से 1570 हैं वो बैड है। बैड का मतलब रिकवर नहीं हो सकते, हमें पता है कि वो इरिकवरेबल है, यानी बैड हो गए हैं और इनको हम राइट ऑफ कर देंगे। ठीक हो गया। और 31 दिसंबर 1999 में हमारे जो डेटर्स थे ना वो थे 39,000। तो अगर मैं कहूँ कि ओपनिंग डेटर्स, ओपनिंग किस दिन के होंगे हमारे पास, 31 दिसंबर 1999 के। और क्लोजिंग डेटर हमारे कौन से होंगे, 31 दिसंबर 2000 के। अब सवाल में उसने हमसे पूछा क्या है ये देख लेते हैं। 31 दिसंबर 1999 के ओपनिंग डाटा थे हमारे पास 39,000 और हमारे पास क्लोजिंग डाटा आपका भला कर दिए गए हैं 42620। 42620, तो हमने ये लिख लिया। ठीक है, सवाल पढ़ते हैं। वो कह रहा है व्हाट इज द अमाउंट, क्या अमाउंट होगी टू बी चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन, प्रोविजन की अमाउंट बताओ, अलाउंस की अमाउंट बताओ, सिर्फ अलाउंस की अमाउंट बताओ, या प्रोविजन और अलाउंस एक ही मतलब है। ठीक है, प्रोविजन या अलाउंस की अमाउंट बताओ। हमने कहा ठीक है हम बता देते हैं, मतलब कि पीएनएल बनाना है हमने और पीएनएल में सिर्फ अलाउंस की अमाउंट अमाउंट को हमने बताना है। तो हम यहाँ आगे हम कहते थे पीएनएल कैसे बनेगा, दिस ईयर अलाउंस और एग्जिस्टिंग अलाउंस का कंपेयर करो तो इंक्रीज इन अलाउंस और डिक्रीज इन अलाउंस आ जाएगा। दिस ईयर अलाउंस और एग्जिस्टिंग अलाउंस का कंपेयर करो तो इंक्रीज या डिक्रीज इन अलाउंस आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पीएनएल का डब्बा बनाऊँ तो जो बनता होता था पीएनएल का डब्बा, तो पीएनएल में इंक्रीज या डिक्रीज आ जाता था, इंक्रीज या डिक्रीज आता था और राइट ऑफ आता था। बस वो हमसे पूछ रहा है बताओ इंक्रीज या डिक्रीज। राइट ऑफ उसने हमसे नहीं पूछा क्योंकि उसने कहा है प्रोविजन की अमाउंट बताओ। उसने ये नहीं कहा कि पूरी अमाउंट बताओ बैड भी और डाउटफुल डेट की, उसने सिर्फ कहा है प्रोविजन की अमाउंट बताओ तो कितनी होगी। तो हमने कहा ठीक है हम बता देते हैं। तो ये हमसे उसने नहीं पूछा, तो हमने इंक्रीज इन प्रोविजन निकालना है और इंक्रीज इन प्रोविजन दिस ईयर अलाउंस और एग्जिस्टिंग अलाउंस का डिफरेंस होता है। अच्छा, सबसे पहले आते हैं हम एग्जिस्टिंग अलाउंस के। पहले वाला ओपनिंग अलाउंस कितना था, तो ओपनिंग डेटर उसने हमें दिए हैं कि ओपनिंग डेटर है 39,000 और ओपनिंग डेटर के ऊपर रेट लगेगा 4%। तो एग्जिस्टिंग अलाउंस हमारे पास आ जाएगा कि ओपनिंग डेटर थे हमारे पास 39,000 और उनके ऊपर जो अलाउंस लगना था वो लगना था 4%। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 1560। ये आ गया हमारे पास ओपनिंग अलाउंस की फिगर। इसमें कोई मसला हो तो पूछ लो। अलाउंस कैसे, हाँ सर। तो क्लोजिंग बैलेंस होता है उसके ऊपर रेट लगा दो तो आपके पास अलाउंस की फिगर आ जाती है। पिछले साल का जो क्लोजिंग है, जो पिछले साल ये जो ओपनिंग है पिछले साल क्लोजिंग बना होगा और पिछले साल जब क्लोजिंग बना होगा तो पिछले साल के जो डेटर्स है उनके ऊपर रेट लगा होगा तो फिर पिछले साल का अलाउंस निकला होगा। तो पिछले साल के उसने डेटर भी दे दिए, पिछले साल का रेट भी दे दिया, तो हमने अलाउंस निकाल लिया। कोई मसला।
कोई मसला नहीं। ठीक हो गया। अब दिस ईयर अलाउंस भी इसी तरीके से निकलेगा कि भाई इस साल के डेटर्स कौन से हैं। हम कहेंगे इस साल के हमारे पास डेटर दिए गए हैं 4620, ये हैं जी हमारे पास डेटर्स। फिर हम दिस ईयर के अंदर थोड़ी सी हमें काम शाम करना पड़ता है। वो काम क्या है, इसमें से पता है कि 1570 जो है ना वो क्या है भाईजान, राइट ऑफ करने पड़ेंगे। इनमें से 1570 मरेंगे, ये मर चुके हैं। 4260 है, 620 है। 4260 मैंने उल्टा लिख दिया, 4260। तो ये हमारे सिक्स पास आ टू गए जीरो 620, देखिए मेरा डेट। 620 आ गए। ये आ गए हमारे पास आउटस्टैंडिंग डेटर, जिसको हम कहते थे जिंदा डेटर। ठीक है, आउटस्टैंडिंग डेटर आ गए हमारे पास। अभी आउटस्टैंडिंग डेटर अल्लाह पता करे हमारे पास आ रहे हैं 41050। अब इसी के ऊपर हम रेट लगाएंगे अलाउंस का। अलाउंस की परसेंटेज लगाई तो अलाउंस आ गया हमारे पास 1642। तो इस साल का अलाउंस आ गया 1642। तो अलाउंस में इंक्रीज आया क्या डिक्रीज आया? इंक्रीज आएगा। 82 का इंक्रीज आया अलाउंस के अंदर। ठीक है, तो ये इंक्रीज आ जाएगा पीएनएल के अंदर। वैसे तो पीएनएल के अंदर राइट ऑफ भी जाता है, और ये राइट ऑफ आना चाहिए था 1570 का। लेकिन उसने हमसे पूछा सिर्फ ये बताओ कि अलाउंस की फिगर, प्रोविजन यानी अलाउंस की फिगर बताओ कितनी है। तो हमने कहा कि हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन 82। अच्छा जी, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज करेक्ट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के हिसाब से कौन सी नीचे दी गई स्टेटमेंट ट्रू है, करेक्ट है। ठीक है, हमने ये बताना है। हमने कहा पहले हमें ये पता होना चाहिए प्रोविजन या अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का मतलब ये होता है कि वो बंदे जिनके ऊपर हमें शक है कि वो पैसे लेके भाग जाएंगे, तो उनको कहते हैं कि हम अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। अच्छा, हम जी शुरू किया हमने पढ़ना। वो कह रहा है ऑल बिजनेस शुड क्रिएट अ प्रोविजन इन केस क्रेडिट कस्टमर डज नॉट पे। भाई क्रेडिट कस्टमर अगर पे ना करे तो हर बिजनेस को चाहिए कि वो प्रोविजन बनाए। जब कस्टमर पे ना करे तो प्रोविजन नहीं बनती होती, तब तो राइट ऑफ हो जाता है। जब कस्टमर पे ना करे तो प्रोविजन नहीं बनती होती, तब तो राइट ऑफ हो जाता है। तो पहली बात क्या होगी, गलत। समझ आई है? ठीक होगा। हाँ, उसने पूछा कि प्रोविजन के बारे में कौन सी बात नीचे लिखी गई दुरुस्त है। तो हमने कहा प्रोविजन तो शक होता है, वो पे करे। जब हमें पता लग गया कि वो पे नहीं करेगा तो फिर तो सीधी सी बात है कि भाई राइट ऑफ कर दो। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ते हैं जी सी ऑप्शन। पहले वो कह रहा था प्रोविजन विल ऑलवेज, उसने फैसला सुना दिया, विल ऑलवेज इंक्रीज। प्रोविजन हमेशा इंक्रीज होगी एज द वैल्यू ऑफ सेल रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड इंक्रीजेस इन द फर्म एक्सपेंड। प्रोविजन हमेशा इंक्रीज होगी, प्रोविजन हमेशा इंक्रीज होगी, बस उसने ये बात हमें लिख के बता दी। तो हमने कहा प्रोविजन हो ही नहीं सकता कि हमेशा इंक्रीज हो, हमने तो डिक्रीजेस के केस भी पढ़े हैं। बात गलत होगी। द डेटर अकाउंट इज राइट ऑफ, द डेटर अकाउंट इज रिटर्न ऑफ व्हेन अ स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर द कस्टमर इज क्रिएटेड। स्पेसिफिक प्रोविजन आप बनाते हो तो आप डेटर के अकाउंट को राइट ऑफ कर देते हो। हमने कहा स्पेसिफिक प्रोविजन में तो हम ऐसे करते ही नहीं है। हम तो सिर्फ हम टोटल ग्रॉस डेटर में से राइट ऑफ, वो जो स्पेसिफिक अलाउंस है उसको माइनस कर देते हैं। लेकिन हम डेटर के कंट्रोल अकाउंट में सिर्फ राइट ऑफ को लेके आते हैं। तो ये बात भी गैर मुनासिब की है उसने। स्पेसिफिक प्रोविजन का केस याद है ना, जनरल प्रोविजन और स्पेसिफिक प्रोविजन। जी जी। ठीक है, अब दूसरी बात पढ़ते हैं। वो कह रहा था सेटिंग अप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अगर हम प्रोविजन बना रहे हैं डाउटफुल डेट की, इनेबल्स अ बिजनेस टू प्रूडेंट, कि बिजनेस समझदार बन रहा है। अप्लाई द अक्रूवल कंसेप्ट, अक्रूवल कंसेप्ट को अप्लाई कर रहा है बाय मैचिंग द एस्टिमेट फ्यूचर बैड डेट अगेंस्ट द रेवेन्यू रिकॉग्नाइज इन द पीरियड। हाँ, ये एक बात प्रोविजन के लिहाज से मुनासिब लगी। वो कह रहा है प्रोविजन मैचिंग कंसेप्ट की एक एप्लीकेशन है। ठीक है, उसमें जिस साल आपने सेल बुक की होती है ना, और अगर आपको फ्यूचर में कोई एक्सपेंस हो रहा होता है, तो आप उसी साल में जाके वो एक्सपेंस को बुक करते हो। एक्रूवल भी तो यही कहता था, बेशक आप पे यहाँ पे कर रहे हो खर्चे को, लेकिन अगर उस खर्चे को आपने इस्तेमाल, उस खर्चे का फायदा आपने इस साल में उठा लिया, तो पिछले साल में जाके एंट्री कर दो एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट की, और इस साल में आके एंट्री करो पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट की। तो मैंने उस दिन इसके ऊपर बहुत डिटेल से बात की थी कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है प्रोविजन के ऊपर अप्लाई होता है हमारा। प्रोविजन पे कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है? उस दिन मैंने बताया था प्रोविजन पे कुछ होता है और राइट ऑफ पे कुछ होता है।
प्रूडेंस कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है हमारा प्रोविजन के ऊपर। प्रूडेंस कहता था कि अगर आपको लगता है ना कि फ्यूचर में एक बंदा पैसे लेके भाग जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि आज आपने एसेट अपने बढ़ा के नहीं दिखाने, आज अपने रिसीवेबल में से माइनस करके दिखाओ वो अमाउंट कि आपको 100 रुपए मिलने हैं और उसमें से 10 लोग भाग जाएंगे लेके, तो 90 आपको मिलने हैं। तो प्रूडेंस कहता था ये प्रोविजन आज ही बुक कर लो, फ्यूचर के लॉसेस को आज ही बुक कर लो। तो वो कह रहा है कि सेटिंग अप अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट इनेबल्स टू बी प्रूडेंट। आप प्रूडेंट बंदे बन जाते हो, समझदार बंदे बन जाते हो। आप क्रूअल्स के कॉन्सेप्ट को लगा रहे हो। क्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि फ्यूचर में कोई बंदा पैसे लेके भागेगा तो आज उसकी आप उसकी प्रोविजन आज ही बुक कर रहे हो, उसका अलाउंस आज ही बुक कर रहे हो। तो समझ आ गया होगा ऑप्शन। जी जी। ये प्रोविजन के लिहाज से करेक्ट स्टेटमेंट थी हमारी। अच्छा, अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ अगले। पहले चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो बच्चों वाले सवाल हैं, बच्चों वाले। अच्छा, वो कह रहा है 31 दिसंबर 2004 तक कंपनी ट्रेड रिसीवेबल टोटल 864000। 31 दिसंबर 2004 के एंड पे कंपनी का जो ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स का बैलेंस आ रहा है वो 864000 आ रहा है। एंड द अलाउंस फॉर रिसीवेबल अलाउंस का बैलेंस आ रहा है 48,000। इट वाज डिसाइडेड दैट द टोटलिंग 13,000 वर्ड टू बी रिटर्न ऑफ। ये हमने रिटर्न ऑफ करना है बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर हमें पता लगा कि भाई 13,000 लोग पैसे नहीं देंगे तो इनको राइट ऑफ कर दो। अलाउंस फॉर रिसीवेबल एडजस्टेड टू द इक्विवेलेंट 5% ऑफ द रिसीवेबल। भाई अलाउंस फॉर रिसीवेबल जो है ना, हमने निकालना है कैसे? 5% ऑफ रिसीवेबल के ऊपर। मतलब इस साल का जो अलाउंस हमने निकालना है कितने पे निकालना है? 5% ऑफ रिसीवेबल। 5% ऑफ रिसीवेबल मतलब उसने हमें क्या दिया? उसने कहा ये आपके पास जी डेटर्स हैं। हमने कहा डेटर्स आपके पास दिए गए हैं 864000 के। फिर उसने कहा था अलाउंस फॉर द रिसीवेबल इज 4800। हम कहते हैं डेटर में से तो हम पहले इनमें से मरे हुए डेटर्स तो निकाल दो ना। अलाउंस के बाद हमारे पास क्या दिया? राइट ऑफ 13,000 रुपए के डेटर्स, यहाँ से मुर्दा को निकाल दिया हमने। सबसे पहला काम पता है क्या करना है? स्टेटमेंट आगे पढ़नी है कि वो हमसे सवाल में मांग क्या रहा है। व्हाट फिगर शुड बी अपेयर इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर कौन सी फिगर अपेयर करेगी? किसके लिए जी? ट्रेड रिसीवेबल के लिए। ट्रेड रिसीवेबल के लिए आफ्टर डिडक्टिंग अलाउंस इन द इनकम स्टेटमेंट टोटल बैड डेट। और ये भी बताओ बैलेंस शीट में क्या जाएगा और इनकम स्टेटमेंट में क्या जाएगा, हमने कभी बता देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जिंदा डेटर्स आ गए जिसको हम कहते थे आउटस्टैंडिंग डेटर्स। आउटस्टैंडिंग डेटर्स आ गए हमारे 851000। अब इसके ऊपर हम क्या करते थे? अलाउंस की परसेंटेज लगाते थे कि भाई इसमें से 5% जी हमारा जनरल अलाउंस। इसमें से उम्मीद शक है कि हमें 5% मिले नहीं ही नहीं। तो ये 5% की फिगर ये दी हुई आज इंग्लिश में लिख के बताई हुई है कि इसमें से 5% हमें शक है कि वो हमें मिलेंगे नहीं। तो दिस ईयर अलाउंस कितना आ जाएगा? 815000 का 815000 का 5% अगर मैं ले लूँ तो वो बन जाएगा दिस ईयर अलाउंस। वो कितना आएगा? 424550। अब हमने एग्जिस्टिंग अलाउंस के साथ इसको कंपेयर करना है कि भाई एग्जिस्टिंग अलाउंस कितना था। और ऊपर सवाल में उसने हमें बताया हुआ है कि 31 दिसंबर 2004 के टाइम पे आपके अकाउंट्स में रिसीवेबल इतने के आ रहे थे और अलाउंस आपका आ रहा था ओपनिंग में 48,000 का। तो हमने कहा हमारा एग्जिस्टिंग अलाउंस आ रहा था 48,000 का। अब हमारे पास अलाउंस के अंदर दिस साल इंक्रीज आया डिक्रीज आया? डिक्रीज है। तो डिक्रीज आ गया हमारे पास कितना? 5450 का। अब अगर हम यहाँ पे पीएनएल बनाए तो पीएनएल में हमें याद है कि पीएनएल में दो चीजें जाया करती थी। एक तो सबसे पहले आ जाएगा डिक्रीज, ठीक है, और डिक्रीज आता था -5450। और इसके बाद हमारा कोई राइट ऑफ भी आता था। राइट ऑफ हमारे पास दिया हुआ 13,000 का। तो हमारे पास जो नेट में हमारे पास गया है ना, नेट में कितना गया जल्दी से बताना, इसका नेट क्या बनेगा आंसर? 7550 नेट में पीएनएल में गया हमारे पास। और अगर हम ऐसी बैलेंस शीट बनाए तो एसओएफपी हम कैसे बनाते होते थे कि हम पकड़ते थे डेटर्स। डेटर्स कितने किए गए हैं भाई हमारे पास? आउटस्टैंडिंग डेटर 8150 851 सॉरी। और इसमें से हम अलाउंस माइनस कर देते थे दिस ईयर अलाउंस।
दिस ईयर अलाउंस कितना आया जी हमारे पास 42550। ये माइनस करो तो हमारे पास क्या जवाब आता है, जल्दी से बताओ। देखो यही जवाब आ रहा है 808450। जी जी। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी। ये हमारा ऑप्शन है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 करो मेरे सामने, बिल्कुल इसकी रेप्लिका है। फिर मैं अगला करवाता हूँ सवाल। इसका आंसर निकाल के दो क्वेश्चन नंबर 29 का। इतनी देर में जवाब आ जाना चाहिए था। हुआ नहीं। नहीं सर। चलो देखो इधर देखो। वो कह रहा हूँ यकम जुलाई 2003 लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी एक कंपनी है जिसका कंपनी का अलाउंस फॉर रिसीवेबल का बैलेंस है 83,000। अलाउंस फॉर रिसीवेबल का बैलेंस है 83,000। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2004। जो साल यकम जुलाई 2003 को शुरू हुआ है वो खत्म होगा किस दिन को, 30 जून 2004 को। तो इसका मतलब ये जो हमें अलाउंस फॉर रिसीवेबल का बैलेंस दिया गया है ये ओपनिंग बैलेंस दिया गया है। क्योंकि यहाँ उसने बताया है हमारे ईयर एंड है 30 जून 2004। और हमने यहाँ पे भी लिखा हुआ है सवाल के अंदर व्हाट फिगर शुड बी अपीयर इन द कंपनी इनकम स्टेटमेंट। हमने पीएनएल बनाना है 30 जून 2004 का। तो रिक्वायरमेंट को पहले पढ़ा करो अच्छे से। तो ये हमारे पास ओपनिंग अलाउंस या एग्जिस्टिंग अलाउंस की फिगर आ गई कि हमारा एग्जिस्टिंग अलाउंस जो है वो लाभ का भला करे वो दिया गया 83,000। ठीक है, ये हमने ले लिया। ये हमें कैसे पता लगा कि ये ओपनिंग दिया हुआ है और क्लोजिंग ईयर एंड है हमारा ये। अच्छा दोबारा पढ़ते हैं सवाल। यकम जुलाई 2003 को लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी हैड, ये बैड लिखा हुआ है यहाँ पे, हैड आना, हैड एन अलाउंस फॉर रिसीवल। अलाउंस फॉर रिसीवल का बैलेंस है आपके पास 83,000। और ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2004 डेट टोटलिंग टू 1460 वर रिटर्न ऑफ। ये हमने राइट ऑफ कर दिया। तो हमने कहा, उसने हमसे पूछा पीएनएल में क्या क्या जाना है, तो हमने कहा पीएनएल में इंक्रीज या डिक्रीज जाता है और राइट ऑफ जाता है। तो एक फिगर तो आ गई हमारे पास राइट ऑफ की, वो 146000। बस अब हमने इंक्रीज और डिक्रीज निकालना है। यहाँ पे एग्जिस्टिंग अलाउंस के साथ क्या आ जाएगा, दिस ईयर अलाउंस। मेरा नहीं ख्याल कि अब इसमें मसला आना चाहिए। ये हमने कोई 20,000 इसके सवाल कर लिए होंगे। अच्छा अब दिस ईयर अलाउंस निकालना है। दिस ईयर अलाउंस कैसे निकलेगा जी, वो कह रहा है एट 30 जून 2000
जो चार, इट वाज डिसाइडेड दैट अलाउंस फॉर रिसीवेबल 30 जून 2004 के एंड पे ये डिसाइड हुआ कि अलाउंस फॉर रिसीवेबल होगा 2,18,000। तो हमने कहा 2,18,000 होगा, तो दिस ईयर का अलाउंस है 2,18,000। ये ओपनिंग अलाउंस था 1 जुलाई 2003 का, और 30 जून 2004 के लिए ओपनिंग क्लोजिंग अलाउंस हो जाएगा 218,000। उसने खुद निकाल के दे दिया। तो इंक्रीज आया अलाउंस के अंदर के डिक्रीज आया? इंक्रीज आया कितने से? 135,000 से। तो हमने कहा इंक्रीज इन अलाउंस आया है हमारे पास, यहाँ में हमने लिख दिया इंक्रीज आ गया हमारे पास अलाउंस के अंदर 135,000 से। तो भाई पीएनएल के अंदर क्या जाएगा? 281,000। तो हमारे पास आंसर है 281,000। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस थी? सब कुछ निकाल के दिया भरोसे। कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट था जो मैंने नहीं करवाया या मैंने नहीं बताया? बस पढ़ना आना चाहिए। अब पढ़ना तो मैं नहीं सिखाऊंगा, कि उसने खुद लिख के बताया कि अलाउंस फॉर रिसीवेबल का बैलेंस ये है। ईयर एंड के ऊपर आपका अलाउंस फॉर रिसीवेबल ये होना चाहिए। अब और क्या इसके अंदर वो प्लेट में आपको सजा के दे चीजें। समझ आ गया अब? ओके सर। ये मैं करके देता हूँ 31 वाला। करो शाबाश। सर जी लेक्चर रिकॉर्ड रिकॉर्ड हो रहा है। जी जी, आप करते रहो, कोई मसला नहीं। रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर, आप करो, कोई बात नहीं। जल्दी जल्दी करो बस, पेपर में टाइम कम हुआ करेगा हमारे पास। ऑप्शन ए है सर जी इसका 12,600। ऐसे है ना कि वो डिक्रीज नहीं अलाउंस हुआ 2,000 से, तो जी जी, डिक्रीज डिक्रीज शाबाश। माइनस राइट ऑफ से, उसको माइनस कर दिया तो फिर ये जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। 12,600 आपका ऑप्शन है। शाबाश। ये एक ट्राई करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 30। बहुत आसान है, बहुत आसान है।
4200 है। जी सर कितना है? 4200। शाबाश 4200 ही है। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने सवाल नंबर 32 की जाने पर। अच्छा पहले हम इन सवालों की तरफ आ जाते हैं, बाकी फिर हम देखते हैं। यहाँ से वो पूछ रहा है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 से इंफॉर्मेशन रिलेट करती है। द डार्विन्स पीएलसी बैड डेट अलाउंस फॉर बैड डेट के लिए जो अकाउंट है ना, अलाउंस फॉर बैड डेट, अलाउंस फॉर बैड डेट का जो अकाउंट है ना, उसने आपको खुद बना के दे दिया है। तो हमने ये बैड डेट के अलाउंस का जो अकाउंट था ये हमने खुद भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो, अलाउंस फॉर रिसीवल के नाम से। अलाउंस फॉर रिसीवल के नाम से हमने पढ़ा था कि यहाँ पे आ जाता है ओपनिंग अलाउंस, क्योंकि ये एसेट अकाउंट का कॉन्ट्रा अकाउंट है, एसेट डेबिट नेचर का होता है, ये क्रेडिट नेचर का होता है। तो यहाँ ओपनिंग अलाउंस आ जाता है, यहाँ वो फिगर जो पीएनएल के अंदर जानी है, यानी इंक्रीज इन अलाउंस आ जाता है। यहाँ पे क्या आ जाता है, डिक्रीज इन अलाउंस आ जाता है, और स्पेशल केसेस के अंदर यहाँ राइट ऑफ भी आ जाता है, और यहाँ पे क्या आ जाता है आपके पास, कैरी डाउन अलाउंस। ठीक है, तो ये उसने आपको बना के दे दिया खुद ब खुद। यहाँ इंक्रीज आ गया, यहाँ डिक्रीज आ गया, यहाँ पे राइट ऑफ आ गया, और ये आपके पास कैरी डाउन। तो कभी ये नहीं होगा कि इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है, या तो इंक्रीज हो रहा होता है अलाउंस या डिक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, तो ये जी हमारे पास जी। ओपनिंग बैलेंस आ गया, ये वो फिगर जो इनकम स्टेटमेंट में पीएनएल में जानी है। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है। तो ये किस चीज की फिगर आ गई, राइट ऑफ की। इसकी क्या एंट्री हुई होगी, राइट ऑफ की एंट्री याद है ना, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट। बैड डेट एक्सपेंस पीएनएल के अंदर डेबिट हो जाता है, और हमारे पास रिसीवेबल क्या हो जाता है, क्रेडिट। याद है ना राइट ऑफ की एंट्री। तो ये जी जी। रिसीवेबल जो क्रेडिट हुआ पड़ा है, ये बता रहा है कि राइट ऑफ की एंट्री हुई है, और ये इनकम स्टेटमेंट में 2500 गया। अब इनकम स्टेटमेंट में 2500 कैसे गया, हमें पता है कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर एक तो जाता है इंक्रीज इन अलाउंस या डिक्रीज इन अलाउंस जाता है, और एक राइट ऑफ जाता है। तो राइट ऑफ कितना आया जी, 2400 का राइट ऑफ आया, प्लस ओपनिंग में अलाउंस था 800 रुपया, और क्लोजिंग में हमारा अलाउंस हुआ पड़ा 900। तो अलाउंस ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस लेके देखो, तो अलाउंस 100 रुपए से इंक्रीज हो गया। ओपनिंग का जी जी। अलाउंस था 800 और क्लोजिंग में देखा था 100, अलाउंस इंक्रीज इन अलाउंस 100 रुपया और राइट ऑफ 2400। तो पीएनएल के अंदर हमारा जो आएगा ना नेट में 2500 रुपया जाना चाहिए। तो हमने कहा ये देखो पीएनएल में हमारा 2500 ही गया हुआ है नेट में। जैसे कल हमने एक सवाल किया था परसों, उसमें यहाँ पे 1000 आ रहा था, याद होगा, वो नेट करके उसने खुद ब खुद फिगर दे दी थी सारी। याद पड़ता है सवाल। सही सही। तो अब हमने ये देखना है कि वो पूछ क्या रहा है। वो कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बैड डेट दैट वर एक्चुअली डिस्कवर्ड टू बी इररिकवरेबल। इररिकवरेबल का मतलब राइट ऑफ, वो अमाउंट बताओ जो राइट ऑफ हो चुकी है, वो कितनी अमाउंट राइट ऑफ हो चुकी है। तो हमने कहा सर वो तो 2400 रुपए है जो राइट ऑफ हो चुके हैं। तो 2400 हमारा आंसर। ठीक है, जी सर। अब वो कह रहा है फिर आगे वो हमें कह रहा है व्हाट अकाउंट रिसीवेबल फिगर शुड बी शोन इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर कौन सी फिगर शो होगी अकाउंट फॉर रिसीवेबल के लिए, अकाउंट फॉर रिसीवेबल के लिए। हमने कहा अकाउंट फॉर रिसीवेबल के लिए ये कह रहा है द ग्रॉस अमाउंट ओड बाय डार्विन पीएलसी रिसीवेबल। डार्विन के जो रिसीवेबल है ना, ग्रॉस रिसीवेबल, ग्रॉस रिसीवेबल 31 दिसंबर 2001 के एंड पे आ रहे हैं 40,000 के। तो हमने कहा डेटर्स आ जाएंगे हमारे पास 40,000 के, लेकिन डेटर्स ग्रॉस नहीं जाते, इसमें से हम अलाउंस माइनस करते हैं। जब मैंने इसका कैरी डाउन बताया था, मैंने कहा था टी अकाउंट में रिसीवेबल का कैरी डाउन और अलाउंस का जो कैरी डाउन आ रहा था उसको माइनस करते हैं, तो हमारे पास वो अमाउंट आ जाती है जो एसओएफपी में जानी होती है।
याद है पिछले लेक्चर की बातें? जी जी। तो ये हमारे पास बैलेंस का कैरी डाउन कितना आ गया, अलाउंस का कैरी डाउन। सिंपल बात करूं तो डेटर में से अलाउंस माइनस हो जाता था ना, और जो चीज बचती थी वो हमारे बैलेंस शीट यानी एसएफपी के ऊपर जाते थे। तो ये डेटर्स दिए हैं 40,000 के, इसमें से अलाउंस का कैरी डाउन माइनस करो 900, ये माइनस कर दिया तो 39100 ये जाना चाहिए हमारा किसके अंदर, 39100 ये जाना चाहिए हमारा बैलेंस शीट के अंदर। ठीक। अच्छा जी अगला सवाल देख लो। वो कह रहा है अ कंपनी हैज नोटिफाइड दैट द डेटर हैज बीन डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, बैंकरप्ट हो गए हैं। द कंपनी हैड प्रीवियसली मेड द अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, उन्होंने पहले से ही अलाउंस क्रिएट किया था, वो बैंकरप्ट हो गए हैं तो उनको क्या करना चाहिए, हमने पहले भी पढ़ा था। अब वो बैंकरप्ट हो गए हैं तो भाई एंट्री क्या करेंगे, वो वही एंट्री बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। बैड एंड डाउटफुल डेट क्या हो जाएगा, अकाउंट डेबिट, और रिसीवेबल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो ये एंट्री इनको कर देनी चाहिए। तो ये हो गया हमारे पास सवाल। कुछ मुश्किल परेशानी, तो ये 5 सवाल भी हमने नॉकआउट कर दिए। अब आते हैं जी इस सवाल की तरफ। सबसे पहले 18वां सवाल देख लेते हैं। 18वें सवाल में कह रहा था रिटर्न ऑफ बैड डेट इज एन एग्जांपल ऑफ, आप एक राइट ऑफ कर दो बैड डेट को तो वो किस चीज की एग्जांपल है भाई, किस चीज की एग्जांपल है? मैचिंग। शाबाश शाबाश, मैचिंग कॉन्सेप्ट की एग्जांपल है। और अलाउंस किस चीज की एग्जांपल होती है भाई? प्रूडेंस की होती है राइट ऑफ। ना 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 ना, राइट ऑफ होती है, अभी राइट ऑफ का बताया और फिर उसके बाद बोंगी मार दी है। राइट ऑफ होती है मैचिंग कॉन्सेप्ट की, और प्रूडेंस की होती है अलाउंस। अलाउंस या प्रोविजन किसकी होती है, प्रूडेंस की। पी से प्रोविजन, पी से प्रूडेंस। सही सही। राइट ऑफ किसकी होती है, मैचिंग की। तो ये याद रख लीजिए, एमसीक्यू में पूछ सकता है वो कि किसकी एग्जांपल होती है। और इसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल से बताई हुई है बातें ये सारी, अगर नहीं आ तो लेक्चर ले लेना पिछला, आ जाएंगी समझ। सही सही। मैचिंग कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा ये सवाल खुद कर लेना, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 17 मजे का, तो ये करवा देता हूँ मैं, बहुत आसान है। अच्छा वो कह रहा था कॉम लिमिटेड यूजेस द परसेंटेज ऑफ सेल, वो कह रहा है यूजेस वो इस्तेमाल करता है परसेंटेज ऑफ सेल की परसेंटेज टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ बैड एंड डाउटफुल डेट। मतलब कि हम क्या करते थे, हम ये करते थे कि हमारा रिसीवेबल का जो क्लोजिंग बैलेंस आता था, जैसे कैरी डाउन रिसीवेबल का बैलेंस आ रहा था 100, तो हम इसके ऊपर परसेंटेज लगाते थे 5%। हम कहते थे इस रिसीवेबल में से 5% ऐसा है जो हमें लगता है नहीं होगा, तो हम रिसीवेबल के ऊपर परसेंटेज लगाते थे डाउटफुल डेट की, या अलाउंस की परसेंटेज रिसीवेबल पर लगाते थे। वो भाई रिसीवेबल की परसेंटेज लगाता है सेल के ऊपर तो कोई मसले वाली बात नहीं है, उसको लगता है कि सेल का 5% मिलेगा ही नहीं, जितनी भी सेल करूंगा ना उसका 5% मिलेगा ही नहीं, या उसका 1%, 2%, 3% मिलेगा ही नहीं। मैंने कहा कि मैं जितना भी रिसीवेबल बुक करूंगा उसका 5% मुझे नहीं मिलेगा, तो कंपनी की पॉलिसी होती है वो जितनी जिस मर्जी चीज के ऊपर परसेंटेज लगा ले, तो इसमें कोई मसला वाली बात नहीं है। ठीक है, ठीक हो गया। जी जी। हमें लगता है कि टोटल रिसीवेबल का 5% नहीं मिलेगा, उसे लगता है कि मैं जितनी भी सेल करूंगा उसका 5%, 0.5%, 1, 2, 3% नहीं मिलेगा, तो ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा अब वो हमसे पूछ क्या रहा है, वो कह रहा है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। प्रोविजन या अलाउंस फॉर प्रोविजन, प्रोविजन के अकाउंट से बैलेंस उठा के लेके आया है वो कौन सा, बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर। अलाउंस फॉर रिसीवेबल का बैलेंस दिया है हमारे पास 13,750 ओपनिंग, और हमारे पास बैलेंस एट द एंड ऑफ द मंथ दिया हुआ है 11,1195। अब उसने पूछा क्या हुआ है, उसने पूछा इफ द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ डाउटफुल डेट इज 0.5% ऑफ सेल। अगर जो आपने डाउटफुल डेट है ना वो निकाला है 0.5% ऑफ सेल, तो बताओ कंपनी की सेल कितनी है। अगर ये 1980 सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो आपने निकाला है 111, हम रिसीवेबल के ऊपर परसेंटेज लगाते थे ना,
तो उसने कहा ये जो निकला है ना, ये बैड एंड डाउटफुल डेट, ये क्लोजिंग जो निकला है, ये सेल के ऊपर परसेंटेज लगा के निकला होगा। सेल को रेट से मल्टीप्लाई किया होगा, रेट कितना था 0.5%, फिर उसके पास क्लोजिंग अलाउंस का बैलेंस आ गया आपके पास। हमारा क्लोजिंग अलाउंस का बैलेंस निकलता था रिसीवेबल के कैरी डाउन के ऊपर परसेंटेज लगा के, ऐसे ही है ना सही, ऐसे ही है ना। सर ऐसे है कि नहीं है, समझ आइए कि नहीं है। जी जी यूज भी कर। ठीक है, तो हमें पता लगा कि ये जो कैरी डाउन निकला है, उसने बैड एंड डाउटफुल डेट का कैरी डाउन निकाला है। हम रिसीवेबल पे परसेंटेज लगा के निकालते थे, उसने सेल के ऊपर परसेंटेज निकाल के लगाया। तो उसने बताया कि बताओ सेल कितनी थी। तो हमने कहा ये जो 1195 है, ये तो 0.5% ऑफ सेल है, मतलब ये 0.5% पे पड़ा है, और सेल होगी 100%। तो हम अगर यूं करें तो हमारे पास सेल का जवाब आ जाएगा 23900। तो 2390000, ठीक है, ये आंसर आ गया आपके पास। कोई सही है। मसला परेशानी पूछ लो, नहीं तो फिर हमारे तकरीबन सवाल हो गए। 32वां सवाल होमवर्क, बहुत आसान सवाल। जी जी। अब वो ना कुछ रिवर्स वर्किंग से सवाल करवा लेता है, और कुछ सवाल हैं जो इंपॉर्टेंट है वो करवा के मैं आपको ना ये 4 सवाल, तो फिर हम करते हैं छुट्टी इस क्लास की, और हमारा प्रोविजन का बैलेंस भी जो है ना, वो प्रोविजन भी खत्म होती है हमारी यहाँ पे। अब हमारे पास जो फाइनल फाइनल चीज बची ना, वो ये बची कि हमारा जो रिसीवेबल्स है ना, रिसीवेबल्स यानी डेटर्स का अकाउंट, रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट या डेटर्स का अकाउंट जिसको आप कहते हो, ये अपने पास नोट कर लेना। यहाँ आ जाएंगे हमारे पास ओपनिंग डेटर्स। फिर अगर हमने कोई सेल की है, क्रेडिट सेल, तो वो यहाँ आ जाएगी डेटर डेबिट, यानी रिसीवेबल डेबिट, सेल क्रेडिट, तो यहाँ पे आ जाएंगी क्रेडिट सेल्स। और कोई बंदा अगर हमें पैसे दे के गया, तो हम कहेंगे कैश या बैंक डेबिट, और रिसीवेबल क्रेडिट यहाँ आ जाएगी आपकी कैश। फिर कोई हमें सेल रिटर्न हुई है, तो सेल रिटर्न की एंट्री भी यहाँ आ जाएगी। सेल करते हैं तो रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट, और सेल रिटर्न करते हैं तो सेल रिटर्न हमारा सेल रिटर्न डेबिट, और रिसीवेबल को क्या कर देते हैं क्रेडिट। तो यहाँ आ जाएगी हमारी सेल रिटर्न कोई भी, ये आपने पहले पढ़ रखा है। फिर हमने यहाँ पढ़ रखा है कि कोई बैड डेट हो गया हमारा, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट, वो भी आ सकता है यहाँ पे। यानी कि राइट ऑफ जिसको आप कहते हो, निकाल दो किताबों से, और फिर आपके पास कैरी डाउन आ जाता है क्लोजिंग रिसीवेबल का। इस क्लोजिंग रिसीवेबल के ऊपर आप जब परसेंटेज लगाते हो, रेट लगाते हो, तब आपके पास आ जाता है क्लोजिंग अलाउंस। क्लोजिंग अलाउंस, इसके ऊपर जब आप रेट, इसको रेट से मल्टीप्लाई करते हो, तो आपके पास आ जाता है क्लोजिंग अलाउंस। इसी के सामने अगर मैं अलाउंस की अकाउंट बनाऊं, अलाउंस फॉर रिसीवेबल, अलाउंस यानी प्रोविजन, प्रोविजन भी कह सकते हो, अलाउंस भी कह सकते हो। ये हमने बना दिया प्रोविजन या अलाउंस फॉर रिसीवेबल का अकाउंट, तो हम कहेंगे ये कॉन्ट्रा एसिड है, तो इसका ओपनिंग आएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा इसका ओपनिंग, प्लस यहाँ इंक्रीज इन अलाउंस आ सकता है, यहाँ डिक्रीज इन अलाउंस यहाँ आ सकता है, एंट्री हो सकती है ना। आम अगर जुबान में बोलूं अब मैं सही तरीके के साथ, तो वो ये कि यहाँ पे पीएनएल की फिगर आएगी, जो अमाउंट पीएनएल के अंदर जानी है। यहाँ कोई राइट ऑफ आ सकता है, और यहाँ पे हमारा आ जाता है कैरी डाउन। तो ये 4 चीजें जो है अलाउंस और रिसीवेबल के अकाउंट में आ सकती हैं। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस लेके इंक्रीज और डिक्रीज यहाँ आ जाएगा, और राइट ऑफ इतना है, तो टोटल पीएनएल में जो अमाउंट जानी है वो हमारे पास सामने आ जाएगी। इस पे हमने काफी सवाल देख लिए। तो ये जो क्लोजिंग अलाउंस है ना, वो ये वाला क्लोजिंग अलाउंस यहाँ आ जाएगा। तो इस अकाउंट में अगर कोई चीज समझ ना आई हो तो पूछ लो। हाँ सर। फिर
अगर यहाँ डब्बा बना लें पीएनएल और एसएफपी का तो वो कैसे बनेगा, ताकि एक ही जगह पे हो जाए ना, पीएनएल कैसे बनते हैं और एसएफपी कैसे बनते हैं। तो अगर मैं पीएनएल बनाऊं यहाँ पे, तो पीएनएल में याद रखना कि पीएनएल में हमारी राइट ऑफ जाता है हमेशा, वो जाता है पॉजिटिव फिगर के साथ, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज जाता है पॉजिटिव, इंक्रीज किसमें, अलाउंस के अंदर इंक्रीज आ जाए, या डिक्रीज इन अलाउंस जाता है, ये माइनस होता है। राइट ऑफ जाता है, बैड डेट रिकवरी इनकम जाती है, तो ये भी हमारी क्या होती है, रिकवरी, नेगेटिव में जाती है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास नेट अलाउंस बच जाता है, नेट पता लगता है कि एक्सपेंस गया इनकम गई है। और अगर हम एसएफपी बना रहे हो तो एसएफपी में क्या जाता है हमारे पास, डेटर्स, डेटर्स में से ये क्लोजिंग अलाउंस, ये इसको दिस ईयर अलाउंस भी कहते हैं, इसके साथ लिख लो क्लोजिंग अलाउंस या दिस ईयर अलाउंस, ये मैंने पहले भी बनवाई थी। ओपनिंग अलाउंस को ओपनिंग अलाउंस भी कहते हैं या एग्जिस्टिंग अलाउंस भी कहते हैं, यहाँ लिख लो। तो ये डेटर्स आ जाएंगे हमारे पास यहाँ। अगर मैं यूं कर दूं तो ज्यादा बेहतर होगा, ऐसे करने की बजाय ऐसे कर देते हैं। राइट ऑफ की फिगर आ जाएगी यहाँ पे, इंक्रीज की प्रोविजन आ जाएगी पॉजिटिव, डिक्रीज आएगा यहाँ पे नेगेटिव, और इनकम आएगी यहाँ पे नेगेटिव, माइनस में। तो नेट में एक्सपेंस बचेगा या इनकम बचेगी, नेट एक्सपेंस बचेगा तो पॉजिटिव, और नेट में इनकम बचेगी तो वो कितनी होगी, नेगेटिव। एक्सपेंस होगा डेबिट नेचर का, और इनकम होगी क्रेडिट नेचर की। ये मैक्सिमम चीजें बता रहा हूँ, मुझे पूछ सकता है, मैक्सिमम बातें, पूरे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की समरी समझ लो चल रही है। और यहाँ से हम क्या माइनस कर देंगे, डेटर में से अलाउंस माइनस कर देंगे, क्लोजिंग अलाउंस, दिस ईयर अलाउंस को अगर हम माइनस कर देंगे तो ये वो अमाउंट है जो कहाँ पे जाएगी, एसओएफपी में बैलेंस शीट के अंदर नेट डेटर्स के नाम से जाएगी, कि हमारे डेटर्स इतने हैं। तो इनमें अगर कोई चीज समझ ना आई हो तो पूछ लो, नो सर। ठीक है। फिर हमने यहाँ पढ़ लिया था डेटर्स कैसे निकलते हैं। पहले डेटर्स लेते हैं, असल जो डेटर्स होते हैं उसमें से राइट ऑफ, टू बी राइट ऑफ को माइनस करते हैं, हैव येट नॉट बीन राइट ऑफ को माइनस करते हैं। ये डिफरेंट लफ्ज हैं, राइट ऑफ के साथ डिफरेंट लफ्ज अगर ये लिखे हुए आए कि डेटर में से, ये ग्रॉस डेटर है, ग्रॉस, ग्रॉस डेटर में से हम क्या माइनस करते हैं, ऐसे जो राइट ऑफ जो टू भी मतलब अभी हुए नहीं है इनको करना है, या हैव येट नॉट बीन राइट ऑफ, ऐसा इंग्लिश लिख के दे सकते, तो ये माइनस करना है। ये दोनों एक ही है, मैंने बस नाम लिख दिया, ये दोनों है एक, ये ना समझना डबल माइनस कर रहा हूं मैं इसको यहाँ से हटा के ना यूं कर देता हूँ, इसको यहाँ के लिख देता हूँ, और ऐसे भी लिखा आ सकता है और ऐसे भी लिखा आ सकता है। ये जब हमने कर लिया तो हमारे आउटस्टैंडिंग डेटर्स आ गए, जितने डेटर जिंदा है। स्पेसिफिक अलाउंस माइनस करेंगे, किसी बंदे को स्पेसिफिकली कोई अलाउंस दिया हुआ तो यहाँ से माइनस कर दिया। अब हमारे रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर, और रिमाइंडर डेटर जो हमारे पास आ गए इसके ऊपर हम क्या करेंगे, जनरल अलाउंस की परसेंटेज लगाएंगे। ये अब तक की सारी समरी, जनरल अलाउंस का रेट लगाएंगे, जनरल अलाउंस का जो भी रेट होगा वो वैल्यू आएगी वो इसमें से माइनस कर रखेंगे, तो हमारे पास नेट डेटर्स बचेंगे जो एसओएफपी में जाने चाहिए। एसओएफपी ऐसे बना लो या एसओएफपी ऐसे बना लो, एक ही बात है, यहाँ पे नेट रिसीवेबल्स आती है कि ये जाने चाहिए। फिर मैंने बताया था कि परसेंटेजेस के साथ वो खेल सकता है, तो याद रखना कि ये हमेशा रिमाइंडर 100% है,
इसमें से अलाउंस की परसेंटेज माइनस हुई होगी 5%, अगर फॉर एग्जाम्पल ले लो, तो ये कितना होगा 95%। तो आपने रिमाइंडर पे जाना है, तो ये फिगर आपको दी होगी, इसको 95 से डिवाइड करके एक्स को 95 से डिवाइड करना ऊपर अगर आपने जाना है, और मल्टीप्लाई करना 100 पे। जब यहाँ पहुंच जाओ फिर स्पेसिफिक अलाउंस की परसेंटेज ऐड करना रिवर्स वर्किंग में, तो आप आउटस्टैंडिंग डेटर्स के ऊपर चले जाओगे। तो इस तरह आपसे वो रिवर्स वर्किंग भी करवा सकता है। समझ आ गई? जी सर। अब आते हैं हम अपने सवालों की तरफ। ये समझ लो आखिरी सवाल है कुछ। एक सवाल था इसमें, वो मैं ऐड करना ही भूल गया। अच्छा 169 क्वेश्चन नंबर करो जरा, समझ आता है। एक क्वेश्चन है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप के अंदर, वो भी आपने होमवर्क करना है, मुझे याद करवाना। वो क्वेश्चन नंबर 66 है, 166 मैंने आपको भेजा, ठीक है। जल्दी से ये सवाल करके दिखाओ 169। सर जी, इस साल के अलाउंस की परसेंटेज तो उसने नहीं दी हुई। इस साल का अलाउंस उसने दिया हुआ देखो। ये आल्सो डिसाइडेड टू मेक अ स्पेसिफिक अलाउंस कार्लर ये के तो लिए बनाना। स्पेसिफिक हो ये गया एक ना, ये अलाउंस तो बनाना है, माइनस ही हो जाएगी। ये अलाउंस बनाना है, ये सारा इस सबको जमा कर दो तो इस साल का अलाउंस निकल आएगा। वो कह रहा है इस साल वो बनाना चाहता है एक स्पेसिफिक अलाउंस, इस बंदे के नाम पे इतना बनाना चाहता है, कैरल्स के नाम पे, मैरी के नाम पे इतना बनाना चाहता है, जेफ के नाम पे इतना बनाना चाहता था। हमने कहा जितने मर्जी के नाम पे बनाना चाहता हो, हमें ये बताओ टोटल कितना बनाना चाहता है। तो टोटल निकाल लो। ये कलर तो रिमूव करना, वो नजर नहीं आ रहे। मैं कलर रिमूव कर, सर जी, मेरा तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका? मेरी आवाज आ रही है कि चली गई है? आ रही है। मेरा तो आया 6756, वो तो ऑप्शन ही नहीं है। चलो
देखो फिर थोड़ा सा टी अकाउंट के साथ भी खेल लेते हैं, मैं टी अकाउंट भी यूज करना आना चाहिए। ठीक है, तो अलाउंस फॉर रिसीवेबल का टी अकाउंट बना लिया हमने। अच्छा जी, वो कह रहा है नार्वल्स रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट शो अ बैलेंस एट द एंड ऑफ, रिसीवेबल का जो बैलेंस है ना एट द एंड ऑफ द ईयर वो है 582000। रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 582000। ठीक है, तो अगर सर मैं, ये ऑप्शन यही निकला। हाँ ऑप्शन ए ही जवाब है, तो करवा दूं कि ना करवाऊं फिर? नहीं नहीं, वो थोड़ा टेक्निकल मसला आ गया था मेरे ख्याल उसी वजह से शायद 6766 ही आया आंसर। हाँ तो देख लो फिर भी, टी अकाउंट से कैसे करते हैं, टी अकाउंट से करना देख लो। अच्छा, हमारे पास डेटर आ गया जी 582000 क्लोजिंग डेटर। ठीक है, उसके बाद बिफोर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट अभी क्या नाम लेते हैं, नहीं हुई। अच्छा, ये लिखा हुआ है उसने बिफोर मेकिंग, ये एडजस्टमेंट जो दो दी हुई है ये नहीं हुई, तो इसका मतलब आगे जाके बताता हूँ क्या है। न्यूअल्स डिसाइड टू राइट ऑफ द अमाउंट 68989000, ये राइट ऑफ करना है, अभी एडजस्टमेंट नहीं हुई इसलिए हमने राइट ऑफ किया। अगर सवाल साइलेंट होता तो हम समझते ये जो राइट ऑफ है ना ये हो गया, तो ये हमारे पास आउटस्टैंडिंग डेटर्स आ गए 493000। अच्छा, तो ये आ गई राइट ऑफ की अमाउंट, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि भाई राइट ऑफ जो हुआ है वो कितना आया, ये 2 बी राइट ऑफ है तो इसलिए मैंने लिख दिया 89000। अच्छा, उसके बाद ही हैज आल्सो डिसाइडेड टू मेक अ स्पेसिफिक अलाउंस, उसने करना है कितने का बनाना है 1350, इस बंदे के लिए, कैरल्स के लिए, जेफ के लिए बनाना है 750 का, और मैरी के लिए बनाना है 14160। अगर तीनों को सम करूं तो उसने जो स्पेसिफिक अलाउंस बनाया है इस साल, तो वो कितना बनाया है 3516। तो उसने जो कैरी डाउन अलाउंस बनाया है वो 3516 बनाया है, उसने कैरी डाउन अलाउंस 3516 बनाया, 3 अलाउंस बनाए हैं उसने स्पेसिफिक। अच्छा, अब वो कह रहा है न्यूअल्स अलाउंस फॉर रिसीवेबल एट द प्रीवियस ईयर, अलाउंस फॉर रिसीवेबल का बैलेंस प्रीवियस ईयर के लिए 5650 था, मतलब ओपनिंग बैलेंस उसने जो दिया है वो था 5650। तो हमने कहा ओपनिंग 5650 था, क्लोजिंग 3516 है, ओपनिंग और क्लोजिंग में डिफरेंस लो तो इंक्रीज आया कि डिक्रीज आया? कितना आया डिक्रीज? डिक्रीज कितना आया है? 2134 का डिग्री आया था। 2134 और ये 8900, ये वो अमाउंट है जो पीएनएल के अंदर जाएगी, और वो कितनी बनेगी 6766। तो ये अमाउंट हमारे पास 6766 ऐसे आ जाएगी। और अगर हम अपने पुराने तरीके पे चलते तो हम कहते हैं एग्जिस्टिंग अलाउंस, हम कहते हैं भाई एग्जिस्टिंग अलाउंस आपके पास है 5650, और दिस ईयर, इस ईयर आपने बनाया है दो, एक 3 अलाउंस बनाया है, एक कैरल का, एक जेफ का और एक मैरी का, और उन तीनों का अलाउंस को जमा करो तो 3516 है। तो इस साल आपने अलाउंस को डिक्रीज कर दिया कितने से, तो वो डिक्रीज हुआ है आपके पास, अल्लाह आपका भला करे, 2134 से। तो पीएनएल के अंदर क्या जाएगा सर? सर पीएनएल के अंदर तो डिक्रीज भी जाएगा 2134 का, और राइट ऑफ भी जाएगा, जो आपने राइट ऑफ किया कितने से 8900, तो वही वही जाएंगे दोनों मिला के 6766। तो इस तरीके से कर लो तब भी आपका सवाल होता है, इस तरीके से टी अकाउंट से कर लो तब भी आपका सवाल होता है, समझ आ गई? जो तरीका आसान लगे। जी जी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 170 के ऊपर। तो मैं ना इसको उठाता हूँ यहाँ से और इसको थोड़ा सा ऊपर रख देता हूँ ताकि जगह रहे।
तो हम कर रहे हैं 170 क्वेश्चन नंबर। ये हमारे पास जगह बनेगी थोड़ी सी, ठीक है, यहाँ कर लेते हैं, चलो यहाँ जगह बनी हुई है हमारे पास। अच्छा, और वो कह रहा है ऑन यकम जुलाई 2005 को वी को अलाउंस फॉर रिसीवेबल आ रहा है, यकम जुलाई 2005 के ऊपर 48,000 का अलाउंस फॉर रिसीवेबल आ रहा है, और 30 जून 2006 के लिए ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस आ रहा है, रिसीवेबल का बैलेंस आ रहा है 8380। हमने कहा हमारा साल जो शुरू हुआ यकम जुलाई 5 को, वो एंड होगा 30 जून 2006 को। अगर ये यकम जुलाई 5 है तो ये अलाउंस का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है हमें, यानी कि एग्जिस्टिंग अलाउंस उसने दिया हुआ है। तो हमने कहा कि लास्ट ईयर अलाउंस या एग्जिस्टिंग अलाउंस हमें उसने दिया हुआ है 48,000 रुपये का, ये हमने ले लिया। और हमारे पास क्लोजिंग रिसीवेबल आ रहा है 838, तो यहाँ पे डेटर्स आ रहे हैं हमारे पास 838,838,000, ठीक है। और इट इज डिसाइडेड टू राइट ऑफ 72,000, हमने उसमें से क्या कर देना है भाईजान, राइट ऑफ कर देना है। 72,000 हमने उसमें से राइट ऑफ करना है। तो ये आ गया 72,000, ये आ गया हमारे पास 766,000, ये आ गया हमारे आउटस्टैंडिंग डेटर्स। अब दिस ईयर अलाउंस क्या होगा भाईजान, इसके ऊपर रेट लगा दो तो हमारे पास दिस ईयर अलाउंस आ जाएगा। रेट की परसेंटेज कितनी दी हुई है, इट इज डिसाइडेड टू राइट ऑफ 72,000 and adjust a specific allowance for receivable is 60,000, specific allowance for receivable is 60,000। अब उसने कहा है कि भाई आउटस्टैंडिंग जो डेटर्स है ना, उसके ऊपर अगर हम रेट लगा दें तो हमारे पास आ जाता है दिस ईयर अलाउंस, ठीक है। हमारे पास हमारे पास आ जाता है दिस ईयर अलाउंस। लेकिन सवाल के अंदर ना उसने हमें रेट बताया हुआ नहीं, उसने कहा कि कोई रेट है ही नहीं पता कितना आप जनरल अलाउंस, उसने कहा ये तो जनरल अलाउंस कोई है ही नहीं, आपके पास एक अलाउंस बनाना है, वो स्पेसिफिक अलाउंस बनाना है रिसीवल के ऊपर 60,000 का। तो हमने कहा अच्छा, इन 7,600,000 में से जनरल अलाउंस कोई नहीं है, इस साल का अलाउंस सिर्फ एक स्पेसिफिक अलाउंस है, तो दिस ईयर का अलाउंस ये हम कहेंगे यही जो अलाउंस है ना 60,000, यही अलाउंस होगा टोटल। बात समझ आई ये वाली? जी जी। तो भाई हमारे पास इंक्रीज इन अलाउंस का केस है ये, और वो कितना है, 12,000 से इंक्रीज इन अलाउंस है। अब वो बता रहा है व्हाट अमाउंट शुड बी इंक्लूडेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, के अंदर क्या जाएगा 30 जून 2006 के लिए। ट्रेड रिसीवल बताओ, अलाउंस फॉर रिसीवल बताओ, और नेट बैलेंस क्या आएगा, वो तीनों बताओ कौन कौन से जाने चाहिए, हमने कभी बता देते हैं, तो वो कौन सा मुश्किल बात है। बैलेंस शीट बनवाना चाह रहा है हमसे, तो हमने कहा बैलेंस शीट में जाएंगे डेटर्स पहले नंबर पे, और वो डेटर्स कौन से होंगे, 766,000 डेटर्स होंगे, और इसमें से हम अलाउंस माइनस करेंगे। दिस ईयर अलाउंस कितना जी 60,000, दिस ईयर अलाउंस माइनस किया हमने 60,000। तो नेट बैलेंस जो एसओएफपी में यानी नेट डेटर्स हमारे पास जाएंगे, वो आपके पास अल्लाह भला करे कितने जाएंगे, 706,000 जाएंगे। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 766 60,000, जी ये 706,000, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। यहाँ अगर उसने कहा होता पीएनएल बना दो, तो भाई पीएनएल में क्या क्या जाना था, इंक्रीज इन अलाउंस पीएनएल में चला जाता, राइट ऑफ पीएनएल के अंदर चला जाता, तो हमारे पास पीएनएल बन जाता, ठीक है। जी जी। जी जी। अब जरा थ्योरी के सवाल देख लेते हैं दो एक। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेनिफिट ऑफ प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू द कस्टमर। जो आप क्रेडिट उधार की सहूलत देते हो ना कस्टमर को, क्रेडिट यानी उधार की सहूलत कस्टमर को देते हो, कौन सा जो नीचे दिया गया है उसका फायदा नहीं है, फायदा हमने वो बताना जो फायदा ना हो।
अच्छा, इट मे रिजल्ट इंक्रीज द सेल। भाई ये तो फायदा है, उधार दोगे, उधार की सहूलत दोगे तो सेल तो इंक्रीज हो जाएंगी, लोग उधार पे लेके जाएंगे, तो ये नहीं होगा, हमने बताना है जो ना हो, ये तो बेनिफिट है। इट में इनकरेज कस्टमर लॉयलिटी, इससे तो भाई कस्टमर की लॉयलिटी बढ़ती है, सही बात है। आप उधार पे चीजें दे रहे हो, वो आप पे यकीन करेगा, आप उस पर यकीन करोगे तो लॉयलिटी इंक्रीज होगी, ये तो बेनिफिट है, हमें बेनिफिट नहीं बताना, हमने हमने वो बताना जो इसका बेनिफिट ना हो। इट में अट्रैक्ट न्यू कस्टमर, भाई अट्रैक्ट तो करेगा, जब उधार पे सामान बेचोगे तो नए नए कस्टमर तो आएंगे, ये भी बेनिफिट नहीं है। इट में इंप्रूव द कैश फ्लो ऑफ बिजनेस, भाई उधार पे माल देने से कैश फ्लो इंप्रूव नहीं होते, कैश फ्लो में डिक्रीज आ जाता है, लोग पैसे फंस जाते हैं आपके, लोग पैसे नहीं देते, तो ये उधार देने का एक बेनिफिट नहीं है, ये नुकसान है, ये बताना था उसने। नोट अ बेनिफिट, नोट अ बेनिफिट का मतलब नुकसान बताओ, तो 3 फायदे थे, 1 नुकसान था। ठीक हो गया? जी जी। अच्छा जी, जी जी। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एग्जांपल ऑफ एज रिसीवेबल एनालिसिस, मैंने आपको बताया था कि एक जमाने में कि हम रिसीवेबल है ना, जो उस शुरू में पहले लेक्चर में बताया था, जो रिसीवेबल होते हैं ना हम उनकी एजिंग बनाते हैं। एजिंग का मतलब है, ये देखते हैं कि ऐसे रिसीवेबल जिन्होंने जीरो, जिनको 30 दिन हो गए उन्होंने पैसे नहीं दिए हुए, तो वहां एक 2 बंदे ऐसे हैं और हर एक बंदे ने देना लाख रुपए और एक बंदे ने देना 50,000, तो जब इन 2 बंदों को कॉल करेंगे ना जिन्होंने 30 दिन के अंदर पैसे नहीं देने, फिर कुछ बंदे ऐसे होंगे जिनको पैसे लिए हुए 30 दिन से लेकर 60 दिन यानी 2 महीने हो गए होंगे, कुछ बंदे ऐसे होंगे जिन्होंने 3 महीने से पैसे नहीं दिए, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने 4 महीने से पैसे नहीं दिए। तो इसको कहते हैं कि ये आप एज एनालिसिस बना रहे हो किस चीज का, रिसीवेबल का। ऑडिट पढ़ोगे किसी जमाने में जाके तो फिर वहां पर आपको पता लगेगा कि ऑडिटर आके देखता है कि आपके, ऑडिटर को क्या ख्वाब आता है कि भाई इनके ये जो अमाउंट है ये इनको मिलनी नहीं, इतने डेटर इनको मिलने नहीं, वो आके एजिंग मांगता है। एजिंग का मतलब होता है ये जो आप एजिंग रिसीवेबल बना रहे हो, तो ये कंपनी एक पूरा डॉक्यूमेंट बना रही होती है कि इतने बंदे ऐसे हैं जिन्होंने इतने दिनों से पैसे नहीं दिए, इतने बंदे ऐसे हैं जिन्होंने इतने से नहीं दिए। तो जो पुराने हो जाते हैं, जिनको 4 4 5 5 6 6 महीने हो गए पैसे नहीं दिए, उनको तो भाई उनको फिर समझो उन्होंने देने नहीं, उनको राइट ऑफ करो, लिख के क्यों बैठे हो किताबों के अंदर, रिसीवल क्यों शो कर रहे हो। तो वो पूछ रहा है कि ये जो एजिंग बनती है ना इसकी डेफिनेशन या ये क्या होता है, तो एजिंग किस लिए बनाई जाती है, हमने कहा सबसे पहले हम ऑप्शन पढ़ते हैं। वो कह रहा है टू इंश्योर दैट द क्रेडिट इज नॉट एक्सटेंडेड टू अनअप्रूव्ड कस्टमर। भाई पहला, एजिंग आप इसलिए बनाते हो कि आपका जो उधार है ना वो अनअप्रूव्ड कस्टमर को ना दिया जाए। हमने कहा है ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, अनअप्रूव्ड कस्टमर को दें या ना दें इसका एजिंग से क्या ताल्लुक है, एजिंग में तो ये पता लगता है इस बंदे ने इतनी देर हो गई पैसे लेने हैं देने, तो ये तो इसका ऑप्शन नहीं बनता। टू इंश्योर दैट द क्रेडिट कस्टमर रेगुलरली परचेज गुड फ्रॉम द बिजनेस, इसको देख के ये कैसे पता लगेगा कि क्रेडिट कस्टमर रेगुलरली परचेज कर रहे हैं, इसको देख के तो ये पता लगेगा कि इस बंदे ने इतने दिन हो गए पैसे नहीं दिए बस। तीसरे नंबर पे टू कीप द ट्रैक, हाँ इस चीज का ट्रैक रखो कि आउटस्टैंडिंग डेट आइडेंटिफाई आप कर सको कि कितने वो ओवर ड्यू हो गए हैं आपके डेट, और आप उनको फॉलो अप भेज सको। फॉलो अप का मतलब होता है आप उनको कॉल करके बताओ भाईजान आपने इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया आपने पैसे लेके गए हो, आपने पैसे तो वापस दिए ही नहीं। तो एजिंग एनालिसिस या एज रिसीवर एनालिसिस बनाने का मकसद ये होता है कि हम एक ट्रैक रिकॉर्ड रखें अपने पास, इस बंदे को पैसे दिए हुए इतना टाइम हो गया है, ताकि हमें आइडेंटिफाई कर सकें कि इस बंदे ने 10 दिन में से पैसे उधार पे लिए हैं, इसने 20 दिनों से पैसे उधार पे लिए हैं, और इससे पैसे कितने लेने हैं, और इसको हम फॉलो अप कॉल भी कर सके। हाँ जी, ये एक बेहतर जवाब है कि एजिंग का। और टू कीप द ट्रैक ऑफ कस्टमर एड्रेस, कस्टमर के एड्रेस का तो हम यहाँ कोई जिक्र ही नहीं करते कस्टमर कहाँ रहता है, तो भाई ये थोड़ी हमारा एजिंग बनाने का मकसद होता है। एजिंग बनाने का एक ही मकसद होता है ताकि ये देखें कितने दिन हो गए हैं बंदे ने पैसे उधार लिए। अच्छा, ये जो दिए हुए हैं ना सवाल, जी जी। बाकी आपने खुद करना है, मैं मुश्किल मुश्किल करवा रहा हूँ बस। अब क्वेश्चन नंबर 177, वो कह रहा है इंक्रीज इन अलाउंस फॉर द रिसीवेबल, अगर अलाउंस के अंदर इंक्रीज आएगा, अलाउंस आपका बढ़ जाएगा, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, नेट करंट एसेट्स में इंक्रीज आएगा, नेट करंट एसेट्स में डिक्रीज आएगा, इंक्रीज सेल बढ़ जाएंगी या डिक्रीज इन ड्राइंग आएगा, बताओ। तो हमने कहा पहले अलाउंस तो देख ले, अलाउंस होता क्या। हमने कहा ये डेटर्स होते हैं, डेटर में से हम अलाउंस को क्या करते हैं माइनस,
डेटर में से अलाउंस करते हैं माइनस, तब हमारे पास आ जाता है नेट डेटर्स। अगर अलाउंस बढ़ गया, ये माइनस होने वाली चीज बढ़ गई, तो हमारे डेटर क्या हो जाएंगे, कम। और डेटर क्या होते हैं, हमारे करंट एसेट्स। ऐसे ही है। जी अब वो हमसे इंपैक्ट पूछ रहा है नेट करंट एसेट्स के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। तो नेट करंट एसेट्स क्या होते हैं, मतलब अगर करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दो तो हमारे पास नेट करंट एसेट्स बचते हैं। ये मैंने बात पहले बताई भी होगी शायद आपको। नेट जी करंट एसेट का मतलब है करंट एसेट में से करंट लायबिलिटीज माइनस कर दो। अब अगर रिसीवेबल यहाँ से कम हो रहा है, अलाउंस के बढ़ने से रिसीवेबल कम होगा तो करंट एसेट कम हो जाएंगे। करंट एसेट कम हो जाएंगे तो नेट करंट एसेट्स भी क्या हो जाएंगे, कम। तो डिक्रीज इन नेट करंट एसेट्स। अगर वो पीएनएल के एंगल से पूछता ना, पीएनएल के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता, तो आप क्या कहते हैं कि अलाउंस के बढ़ने की वजह से आपके पास इंक्रीज इन अलाउंस आता। और इंक्रीज इन अलाउंस की एंट्री होती बैड डेट एक्सपेंस डेबिट। और बैड डेट एक्सपेंस डेबिट होता है, यानी पीएनएल डेबिट होता है, पीएनएल डेबिट होता है खर्चों से। तो एक्सपेंस बढ़ जाता, अगर एक्सपेंस बढ़ता है तो उससे क्या हो जाता, प्रॉफिट नीचे चला जाता। पीएनएल के एंगल से पूछता तो ये जवाब था, और बैलेंस शीट के एंगल से पूछा तो उसने ये जवाब है। दोनों क्लियर है तो ओके कर दो, फिर हम लेक्चर को एंड करते हैं और हमारा प्रोविजन यहाँ ठीक है। पे इख्तिताम पजीर होता है। कोई क्वेश्चन है, कोई परेशानी है तो पूछ लो, नहीं तो फिर हमारा आज जी इरिकवरेबल डेट यहाँ पे इख्तिताम पजीर हुआ। नो सर, नो सर।